हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन लीगल माइंड्स। सो आज का जो टॉपिक है वो है लैंडमार्क केसेस, प्रमुख मामले। देखिए, ये लेक्चर दूसरा है। पहला लेक्चर भी अपलोड हो चुका है, वो आप देख सकते हैं। ये कंटिन्यूइंग सीरीज़ है। इसके जो टॉपिक्स हैं वो आगे भी और लेक्चर्स आएंगे इस प्रमुख मामलों के। देखिए, इस लेक्चर की इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप कोई भी आंसर अपने मेंस में लिखते हैं या कोई भी आंसर अपने एलएलबी में लिखते हैं तो आपको वहाँ पे प्रमुख मामले मेंशन करने होंगे। अगर आप प्रमुख मामले वहाँ मेंशन नहीं करेंगे या जो भी उस संबंधित चीज़ से आप चीज़ें मेंशन नहीं करेंगे तो वो उसको इनकम्प्लीट या उसको पूर्ण नहीं माना जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम प्रिवेसी की बात करते हैं, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है, तो अगर हम के एस पुट्टास्वामी के जजमेंट की उसमें बात ना करें, उस मामले की बात ना करें, तो ये मान लिया जाएगा कि इस छात्र को या इस कैंडिडेट को इस टॉपिक की अच्छी नॉलेज नहीं है। ऐसे ही सेकुलरिज्म की अगर हम बात करें और उसमें हम एसआर मुंबई का विवरण ना दें या उस मामले का रेफरेंस ना दें, तो ये मान लिया जाएगा कि इसको बेसिक नॉलेज नहीं है। जैसे हम एफआईआर की बात करें और हम ललिता कुमारी जजमेंट की बात ना करें, ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट माना जाएगा। उसमें आपकी एक इस तरह से चीज़ों को देखा जाएगा कि आपको उस कॉन्सेप्ट की नॉलेज पूर्णतः नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट तो पता है, लेकिन क्योंकि आपको मामले नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि ये टॉपिक है और इससे रिलेटेड ये जजमेंट है, तो आपको हमेशा वो डिसएडवांटेज फेस करना पड़ेगा जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव या आप बेसिक एग्जाम्स भी लिखेंगे, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बिना देरी करे हुए चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना। भारत सरकार द्वारा ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कोरोना वायरस के, इसका आप प्रॉपर पालन करिए। जो भी डूज एंड डोंट्स भारत सरकार द्वारा जो ये इनिशिएटिव लिया गया है, एक मास मूवमेंट है ये, और हम सबकी सुरक्षा के लिए ही है, तो आप इसका पालन करिए। इससे आपकी जो लाइफ है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। इसी के साथ इस लेक्चर को शुरू करते हैं, और आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे काफ़ी लोगों ने अपना सपोर्ट दिया है, काफ़ी उन लोगों ने हमको अपना प्यार दिया है, और इसके हम बहुत ही आभारी हैं। बहुत थैंकफुल हैं हम लोग उन लोगों के जिन्होंने हमको कंटिन्यूअस सपोर्ट दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन। और कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी पूछते हैं और उनको राइटली एक्नॉलेज किया जाता है, उनको जवाब दिया जाता है समय पे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। आप, ये चैनल आपके लिए ही है। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कभी भी टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकते हैं। और इसी के साथ इस चैनल को, आपका चैनल ही है ये, और आप इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जितना डिस्कस करेंगे उतना अच्छा होता है। चलिए इसी के साथ इस चैनल को, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल की ही कंटिन्यू सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में कि हम एसआर मुंबई का केस भी डिस्कस करेंगे, और हम इन डिटेल, और हम आगे भी केशवानंद भारती का डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम के एस पुट्टास्वामी का भी डिस्कस करेंगे, ललिता कुमारी का भी केस डिस्कस करेंगे। ये बहुत प्रमुख मामले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। अगर ये केसेस होंगे तो आपके दिमाग में इनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, तो आपको कभी भी आंसर लिखने में दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी, इस बात की गारंटी है। क्योंकि अगर आपको केस क्लियर होगा, फैक्ट्स पता होंगे, तो आप उसके कॉन्सेप्ट के साथ जल्दी रिलेट कर पाएंगे, उसको जल्दी समझ पाएंगे। अगर आपको केस नहीं पता होगा तो आप उसको, टाइम लगेगा आपको समझने में कॉन्सेप्ट को, कि क्या कॉन्सेप्ट था। चलिए, तो पहला जो केस है हमने आज जो लिया है वो है एल चंद्रा कुमार का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995, SCC 400 7J। देखिए, ये बात जो करता है, ये कहता है वैलिडिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1965। तो इस जजमेंट के बाद जो वैलिडिटी थी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट की, वो पता चली। ठीक है, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो स्टक डाउन हुआ। स्टक डाउन मतलब उसे खत्म कर दिया गया, क्वैश कर दिया गया, एंड रेफर टू लार्जर बेंच, और उसके बाद उसको लार्जर बेंच के लिए रेफर कर दिया गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, वैलिडिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, आप इनको लिख भी सकते हैं
और आपको इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर आप उसके लिए कमेंट में लिखेंगे तो आपके मेल आईडी पे आपको पीडीएफ जो है वो दे दी जाएगी, आप उस पर मेल आईडी पे अपना मेंशन कर सकते हैं। दूसरा है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत ही पॉपुलर है, जिसमें हम आर्टिकल 21 राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, आर्टिकल 14, 19, 21, आर्टिकल 14, 19, 21 इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन ट्राइंगल। तो आप जब भी कोई भी ये तीनों आर्टिकल्स की हम बात करेंगे तो हम गोल्डन ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट को याद करेंगे। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर किसी का आर्टिकल 21 का हनन होता है, ठीक है, या उसके प्रोविजंस को तोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी आर्टिकल कहीं ना कहीं इम्प्लिसिटली उसका आर्टिकल 19 भी वॉयलेट हो रहा होता है, क्योंकि उसकी फ्रीडम पे भी रिस्ट्रिक्शन लग रहा होता है और उसकी इक्वालिटी पे भी रिस्ट्रिक्शन लग रहा होता है। तो कहीं ना कहीं वो इंटर रिलेटेड है। तो ये जब भी 21 आता है दिमाग में किसी के, तो 14 और 19 भी जरूर हिट करता है उस चीज को, उसको भी वो साथ में लेके चलता है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा, ये मैं अब केस के अलग बता रहा हूँ, केस से अलग बात कर रहा हूँ। जैसे आर्टिकल 25 है विच टॉक्स अबाउट रिलीजन, ठीक है। नाउ कि सब लोग अपना देयर इज अ राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन, 25 में है, आर्टिकल 25 में। नाउ कहीं ना कहीं इसमें आर्टिकल 14 का भी मिक्सचर है, इम्प्लिसिटली इम्प्लाइडली वो उसमें भी इंक्लूडेड है कि आप आर्टिकल 14 में भी आपको फ्रीडम मिल रही है। भाई आपको फ्रीडम तो, आपको इक्वालिटी मिल रही है, आर्टिकल 19 में आपको फ्रीडम मिल रही है ना। तो कहीं ना कहीं उसकी जो इक्वालिटी है, कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 19 की फ्रीडम है, वो कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है। तो जब भी आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो वो आपस में कनेक्टेड है। तो जब भी आप फंडामेंटल राइट्स को पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़ें। जहां से भी आप फंडामेंटल राइट्स कवर कर रहे हैं उसके एक एक चीज को अच्छे से समझें। अगर फंडामेंटल राइट्स आपके क्लियर हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी आंसर बहुत ही इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। चलिए अगला केस देखते हैं। नाउ नेक्स्ट केस इज AR Antule वर्सेस RS Nayak 1988, Supreme Court 602 7J. It talks about Supreme Court has inherent power to rectify its error. नाउ देखिए कई बार होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी उसकी इनहेरेंट पावर है। अगर मान लीजिए कि किसी सुप्रीम कोर्ट से ही कोई एरर हो जाता है तो वो अपनी इनहेरेंट पावर को यूज़ करते हुए उनको रेक्टिफाई कर सकती है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। ओके, तो इस केस में यही डिस्कस हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ इनहेरेंट पावर टू रेक्टिफाई इट्स एरर। Now next is Rupa Ashok Hurra versus Ashok Hurra. Curative petition can be filed after dismissal of review petition. अगर रिव्यू पिटिशन डिसमिस हो गया है, किसी भी पार्टी ने अगर रिव्यू पिटिशन फाइल किया और वो डिसमिस हो गया है, तो उसके बाद हम क्यूरेटिव पिटिशन भी फाइल कर सकते हैं। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे तो हम रिव्यू पिटिशन भी डिस्कस करेंगे, हम क्यूरेटिव पिटिशन को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। आप चारों केसेस को लिख लीजिए, इस वीडियो को दोबारा सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। केसेस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक कर देना चाहिए कि अगर अशोक हुर्रा या ये एंतुले की बात हो रही है तो हुर्रा की बात हो रही है, तो यू आर टॉकिंग अबाउट क्यूरेटिव पिटीशन, फाइन। एंतुले की बात हो रही है तो यू आर टॉकिंग अबाउट दी बेसिकली अबाउट द दिस इनहेरेंट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रेक्टिफाई द एरर। तो जब भी कोई केस का आपके दिमाग में नाम आता है तो आप उसको कोरिलेट कर पाए तुरंत। तो आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतना अच्छा रिवीजन होना चाहिए कि आप उसको जल्दी से रिकॉल कर पाए। इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी पॉजिटिव वर्ड्स के साथ अपना ख्याल रखिए, कोरोना वायरस में अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इस टाइम को यूटिलाइज करिए, और जितना ज़्यादा आप इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे आप उतना स्ट्रांग हो जाएंगे आने वाले टाइम में। और इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए, और प्लीज़ ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमको सब्सक्राइब भी करिए, और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।